हेलो एवरीवन। तो भाई एडवांस आने वाला है, पास ही है, प्रिपरेशन हो चुकी होगी, काफ़ी पहले रोड मैप दिया था, काफ़ी पहले बताया था कैसे स्टडी करनी है। आई होप जोरों शोरों से प्रिपरेशन हो रही होगी, पेपर रोज दे रहे होगे। अब लास्ट मिनट टिप्स की ज़रूरत है, तो बात करते हैं कि किस तरीके से हमें पेपर देना है, कैसे क्या करना है। कुछ ऐसे भी होंगे जिनको भाई ऑलरेडी डर लग रहा होगा अभी भी, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हो रही होगी। और उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है? सर 100% सिलेबस कवर नहीं हो पाया। अरे यार 100% क्यों करना है? अगर तुम 100% सिलेबस कवर करने की सोच रहे हो, इसका मतलब 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की सोच रहे हो। और 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तक का तो चलो सोच भी लें, कई सारे ऐसे होंगे जो 100% स्कोर करने का सोच रहे होगे। भाई बोर्ड्स का एग्जाम नहीं है, एडवांस है। तुम जरा ये सोचो कि 100% स्कोर करने के लिए जितनी मेहनत तुम कर रहे हो, जितनी चीज़ों को रैंडमली अप्रोच कर रहे हो, उसकी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि तुम 50% भी ना स्कोर कर पाओ। सो रियलिटी पे आओ, क्या करना है, कितना चाहिए, कितनी रिक्वायरमेंट है तुम्हें। भाई तुम सोचो ना कि तुम्हें चाहिए क्या। 100% स्कोर तो पहला जो टॉपिक वो है कि 100% हम स्कोर करेंगे, दैट इज़ नॉट अ करेक्ट अप्रोच। क्या चाहिए? जो मेजॉरिटी होती है स्टूडेंट्स की, सबकी होती है भाई कि हमें तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ज्वाइन करनी है। तो भाई कहाँ करनी है? अगर तुम्हें कंप्यूटर साइंस ओल्ड आईआईटीज में करनी है तो कितना स्कोर करना पड़ेगा? एनालिसिस देख लो भाई। अगर ओल्ड आईआईटीज में आपको सीएससी चाहिए तो यू विल बी नीडिंग अराउंड 57 to 62% स्कोर। 100% नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि 100% नहीं आया तो तुम्हें कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगी पुरानी आईआईटी में। भाई 62% से ऊपर ले आओ, मिल जाएगी। जितनी पुरानी आईआईटीज हैं बढ़िया से मिलेंगी वहां पर कंप्यूटर साइंस। अगर कहोगे नहीं ये ज्यादा हो गया, हम नहीं कर पाएंगे सर, मैंने कहा ठीक है, तो कहाँ? कहीं भी किसी भी आईआईटी में दे दो कंप्यूटर साइंस। इसके लिए भाई 50% चाहिए। 50% से ज़्यादा आप स्कोर करो एंड यू विल गेट कंप्यूटर साइंस इन एनी अदर आईआईटीज एज वेल। तो पहले तो ये देख लो, नहीं चाहिए 100%, हमारा टारगेट इससे ज़्यादा रखना है, बस दैट्स इट। तो डर पहले हटाओ अंदर से। जिन लोगों को भी लग रहा है कि उनकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हुई है, हम उतना बढ़िया नहीं कर पा रहे हैं, तो ध्यान दो कि तुम्हारे मार्क्स कितने होने चाहिए। उनके बेसिस पे यू विल गेट व्हाट यू ड्रीम ऑफ। कौन सी ब्रांच चाहिए, किसके हिसाब से चाहिए, उसके हिसाब से चेक कर लो, दैट्स इट। अब देखो कई बच्चों का ये होता है कि सर हमें तो कट ऑफ पता है 109 था लास्ट ईयर और उसके पहले 86 के अराउंड था। तो भाई ये कट ऑफ का मतलब भी समझ लो। इसका मतलब ये है कि आपको रैंक अलोकेट हो जाएगी। जेई आपको रैंक दे देगा कि हाँ भाई जेई एडवांस में इतना रैंक लेकर आए थे। लेकिन क्या इसका मतलब ये कि आप श्योर शॉट कोई ना कोई सीट भी मिल जाएगी? नो। तो श्योर शॉट किसी आईआईटी में कोई भी ब्रांच, कोई भी सीट मिल जाए, एक सेफ स्कोर लेकर चलो, दैट विल बी 130 प्लस। भाई 130 से अगर ज़्यादा स्कोर कर रहे हो, इन दैट सेंस उस केस में तुम्हारा मतलब चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे कि कोई ना कोई ब्रांच, कोई ना कोई आईआईटी में मिल जाएगा। अगेन ये सारी कंसिडरेशन इस बात को लेकर है कि जो पेपर आ रहा है वो नॉर्मल जो आता है 2023 2024 में जिस तरह से आता है उसके हिसाब से, ये नहीं कि वो समझ रहे हो 2022 वाला है या बहुत इजी हो गया, वैसा वाला नहीं। ठीक है, नॉर्मल जो चल रहा है उसके हिसाब से, कंसिडरिंग पैटर्न, मार्किंग स्कीम सब सेम है उसके हिसाब से। तो 130 के ऊपर स्कोर कर रहे हो अगर तुम, देन यू आर गेटिंग इनटू आईआईटी, यू आर गेटिंग सम ब्रांच इन एनी आईआईटी, ये फिक्स्ड है। अब अभी भी डर लग रहा है कुछ लोगों को कि नहीं सर मेरा तो इतना स्कोर नहीं आ पा रहा है एंड आई एम पैनिकिंग, क्या पता क्या होगा। तो ज़रा सोचो, ईजी और मॉडरेट लेवल की तो क्वेश्चंस जो हैं उनको तो कर सकते हो ना, उन पे तो तुम्हें डर नहीं है। उन पे तो कम से कम थोड़ा कॉन्फिडेंस लाओ कि ठीक है जो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं वो मैं नहीं कर पाऊंगा सर, मेरा वो लेवल नहीं है, मेरी उतनी प्रिपरेशन नहीं है, बट ईजी मॉडरेट तो कर सकते हो, तो उनको टारगेट करो ना। मैंने रोड मैप में जब डिस्कशन कर रहा था, ये जेई एडवांस का रोड मैप दिया था, तो उसमें सारी डिटेल बताई भी थी। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, अगर देखना होगा देख लेना। भाई वहां पे मैंने ये चीज क्लियरली बताई थी कि जो पेपर आता है उसमें लगभग 25 to 30% या फिर ले लो 20 to 30% क्वेश्चंस जो होते हैं वो अपने ईजी लेवल के होते हैं। अब इजी लेवल का मतलब क्या है कि वो क्वेश्चन केवल और केवल एक कॉन्सेप्ट से होंगे या फिर किसी एक ही चैप्टर से होंगे। जैसे कि बोर्स मॉडल का सवाल आ गया, भाई सिंपल बोर्स मॉडल पे सवाल है, उसी से आंसर आ गया। ठीक है, इट इज पॉसिबल कि वो ग्रुप 15 से सवाल आ गया। ठीक है, फॉस्फोरस के रिएक्शंस का दे दिया तो केवल फॉस्फोरस का दिया, फॉस्फोरस के रिएक्शंस का दे दिया। ठीक है, इस तरह के कंपैरिजन से हाइब्रिडाइजेशन निकालने को बोल दिया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यूज करके। अब एक कॉन्सेप्ट या एक ही चैप्टर से सवाल आ रहे हैं, वो वाले इजी 20 से 30%। मॉडरेट वाले के लिए बात करी थी 40 to 50% मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। अब ये मॉडरेट वाले में क्या पार्ट था? मॉडरेट वाले में था कि मोर देन वन,
ठीक है, मोर देन वन कॉन्सेप्ट यूज हुए हों या फिर चैप्टर यूज हुए हों। भाई इन दोनों का ही टोटल देख लो, ये 20 to 30% का मतलब हो गया लगभग 70 to 100 मार्क्स, ये 40 to 50% का हो गया लगभग 140 to 180 मार्क्स। मैं अगर मानूं सबसे कम आ रहे हैं, मतलब टफेस्ट पेपर जा रहे हैं, तो 70 और 140 मार्क्स तब भी इजी और मॉडरेट से होंगे, यानी कि टोटल आपके पास 210 मार्क्स हैं जो इजी और मॉडरेट वाले में हैं। भाई नहीं थोड़ी मेहनत करके नहीं ला सकते, ये कहाँ गया 160 नंबर, ये 50% वाला जो है ये 160 से लेकर 180 के बीच में है, क्या ये ला नहीं सकते तुम? भाई थोड़ा तो कॉन्फिडेंस लाओ, पॉसिबिलिटी है, और एक दो टफ वाले भी कर देना यार थोड़ी सी मेहनत करके, और क्या, ठीक है। यू कैन अचीव योर गोल, ये सिंपल दिमाग में रखो, इसमें डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई एडवांस जो है तुम्हारे कॉन्सेप्ट को चेक करता है। इन एडवांस व्हाट वी डू, एडवांस में हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करते हैं। यही काम है एडवांस के क्वेश्चंस का, इसके एग्जाम का, कि आप कॉन्सेप्ट जो समझे हो उसको कितना इंप्लीमेंट कर पा रहे हो, दैट्स इट, ठीक है। पैनिक नहीं करना है, पैनिक कर करके गलतियां करते, भाई कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा, पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है, क्वेश्चंस हम सारे प्रैक्टिस कर नहीं रहे हैं, नंबर आ नहीं रहे हैं, लग रहा है ये वाला छूटा हुआ है, वो वाला छूटा हुआ है, यही डर के बैठे हुए, कॉन्फिडेंस लूज कर गए, कॉन्फिडेंस लूज हो गए, पैनिक होना शुरू हो गया, एग्जाम के अंदर पैनिक आना शुरू हो जाएगा। अब एग्जाम में पैनिक होने लग गए, उसके बाद तुम गलतियां करोगे, बिना मतलब की गलतियां, सिली सिली मिस्टेक्स। ऑप्शन आ रहा है 110.2, आप लिख कर आ रहे हो 10.12, मतलब सही करने के बाद भी गलती। ये सब सिली मिस्टेक्स होती हैं, ये सब गलतियां करते हैं, तो इस चीज़ों को ध्यान में रखना है, ऐसी गलतियां नहीं करनी है, यू हैव टू अवॉइड दोज। और वो तभी होगा जब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाओ, डर हटाओ दिल से, ठीक है। अब हम ज़रा बात करते हैं इसको और आगे, कि भाई एग्ज़ाम अप्रोच क्या रखनी है। भाई एग्ज़ाम में स्टार्ट करो केमिस्ट्री से। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर जो 3 कंपोनेंट है अपने, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इसमें इनऑर्गेनिक बड़ा बढ़िया है, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, आप कुछ वहाँ पे कर नहीं सकते, कोई एक्सपेरिमेंट करके नया निकाल नहीं पाओगे। तो आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है के चक्कर में आपका टाइम वेस्टेज बहुत कम होगा, ठीक है। सो टारगेट करो, केमिस्ट्री आपको खत्म करनी है भाई 45 मिनट्स में। इसके बाद आप टाइम दे दो फिजिक्स पे, ठीक है, अनलेस योर मैथ्स इज वेरी वेरी गुड, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा है तो मैथ्स में जा भी सकते हो, अदरवाइज फिर भी सजेशन रहेगा फिजिक्स में जाने के लिए। और फिजिक्स में आप अटेम्प्ट करो 45 मिनट्स के अंदर इसको भी, वो वाले क्वेश्चंस जो श्योर शॉर्ट हो, जिन कॉन्सेप्ट्स को आप जानते हो कि हाँ इसको ऐसे सॉल्व करना है और हम कर सकते हैं, इन क्वेश्चन को करो। क्योंकि भाई फिजिक्स में ना 100% एक्यूरेसी भाई मिल सकती है, आराम से निकाल सकते हो 100% एक्यूरेसी। 16 क्वेश्चंस आए हैं, हमने 12 ही किए हैं, लेकिन 12 के 12 सही है, नो नेगेटिव मार्किंग। बहुत तगड़ा बूस्ट होता है, बहुत तगड़ा बूस्ट होता है उससे मार्क्स का। इसके बाद आप मैथ्स करो, मैथ्स में आप चाहो तो 1 घंटा दे दो, बट अगेन आराम से, कोई जिद नहीं लेना है, कोई ऐसा सवाल नहीं करने बैठ जाना है जो लग रहा है कि होगा 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 होगा, 10 मिनट लगा दिए उसी में, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। सवाल हो रहा है, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है मार्क करो, आगे बढ़ो, वापस आ जाना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन में जब आप अटक जाते हो ना, फंस जाते हो ना, तो वो आधा घंटा भी दोगे तो नहीं होगा, हो सकता है जब वापस आओगे तो वो जो 10 मिनट आपने लगाया था पहले, 30 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा, इट हैपेंस। तो अगर कोई क्वेश्चन ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है, उसको वहीं पे मार्क करके आगे बढ़ जाओ, दूसरे सवाल पे लग जाओ, बाद में वापस आ जाना, ठीक है। तो मैथ्स 1 घंटा, फिजिक्स 45 मिनट, केमिस्ट्री 45 मिनट, इसके बाद भी आधा घंटा बच गया। उस आधे घंटे में आप उन क्वेश्चंस पे जाओ जिन पे आप श्योर नहीं थे, जिन पे आप वर्क करो तो और बढ़ जाएगा। भाई यहाँ पर ध्यान दो, एडवांस के अंदर एक्यूरेसी जो है ना, उसकी ज़्यादा वैल्यू है स्पीड से, एक्यूरेसी ज़्यादा वैल्यू है स्पीड से, रीज़न बीइंग नेगेटिव मार्किंग। भाई तगड़े नेगेटिव मार्किंग है, 1 और मोर देन 1 वाले में -2 आ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक्यूरेट ज़्यादा हो, स्पीड का उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, 50% 60% स्कोर करना है, टॉप में आ जाएंगे, ठीक है। तो एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देना है। क्वेश्चंस आया, आते ही सॉल्व करना स्टार्ट मत कर देना, ये अपना अप्रोच है, ठीक है। क्वेश्चन जब आया आपके पास, यू रीड द क्वेश्चंस, ठीक है, रीड करने के बाद यहां से ना डेटा एक्सट्रैक्शन करो।
ठीक है, डेटा एक्सट्रैक्शन होगा मतलब गिवन क्या क्या है, क्या दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, मोलैरिटी दी है, मोलैलिटी दी है, डेंसिटी दी है, मास परसेंटेज दिया है, क्या क्या दिया है उसको नोट करो। और इसी ड्यूरेशन में, फिजिक्स का सवाल हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ का हो, इसी ड्यूरेशन में जस्ट विजुअलाइज द प्रॉब्लम कि वो प्रॉब्लम किस तरह से मूव कर रही है, क्या वहाँ पर एक रॉड है जिससे कि चार्ज डेंसिटी हमें दे रखी है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, क्या करना है। इस तरह के जब क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप विजुअलाइज करो, सॉल्व नहीं कर रहे अभी, पढ़ने के साथ साथ सॉल्व करने मत बैठना, ठीक है। गिवन क्या है नोट करो, डेटा एक्सट्रैक्शन, फिर चेक करो विजुअलाइजेशन के बाद, ये डेटा एक्सट्रैक्शन करते रहो और साथ में विजुअलाइज भी करते रहो भाई। विजुअलाइजेशन के साथ साथ अब देखो आप कि पूछा क्या है, क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में, और ये जो डेटा आपने एक्सट्रैक्ट किया है, जो गिवन इंफॉर्मेशन है, उसको कैसे यहां पे प्रोवाइड करा सकते हो। फिजिक्स के लिए, मैथ्स के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एक सिंपल सा तरीका, जो जो दिया है लिखो, जो पूछा है उसके लिए क्या चाहिए, जो चाहिए वो प्रोवाइड कराते जाओ गिवन से। पक्का उन्होंने ऐसा ही दिया होगा कि आप वो गिवन प्रोवाइड करा सकते हो। सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दिया है, अनसॉल्व छोड़ने के लिए नहीं दिया है, ठीक है। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखोगे। अब अप्लाई किया, क्वेश्चन सॉल्व किया, आंसर आ गया, मेक श्योर कि आप सही आंसर मार्क कर रहे हो, वहां पे पैनिक नहीं करना है अगेन। इसके अलावा किन जगहों पर और एक्स्ट्रा अटेंशन देनी है भाई, क्वेश्चन पैटर्न जो आया हुआ है उसमें ध्यान जरूर देना है कि इंस्ट्रक्शन क्या है, किन जगहों पर नेगेटिव मार्किंग है, किन जगहों पर नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है भाई, इसको पक्का अटेम्प्ट करना, 100% आपको इससे अटेम्प्ट तो करना ही करना है, ठीक है। अटेम्प्ट करने के बाद मान लेते हैं सॉल्व नहीं भी हुआ, भाई कुछ भी आंसर मार्क करके आ जाना, पक्का मार्क करके आना, नसीब से ही रहा, पता चला वो भी आ गया, वो सही हो गया, इट हैपेंस। इसलिए नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं है तो पक्का आप गेस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां पर नेगेटिव मार्किंग है, फॉर एग्जाम्पल 1 और मोर देन 1 वाले जो होते हैं, ठीक है, 1 और मोर देन 1 करेक्ट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, इनके अंदर पार्शियल मार्किंग हमें देखने को मिलती है। अब बात क्या है कि पार्शियल मार्किंग तो है, लेकिन अगर एक भी गलत ऑप्शन मार्क कर दिया तो भाई सीधा -2 मिलता है। तो यहां पे अगेन ध्यान देना है तुम्हें कि जिन ऑप्शंस पे तुम श्योर नहीं हो उसको हाथ नहीं लगाना है, जिस पे श्योर हो उसको मार्क करो, कुछ पार्शियल मार्किंग मिल जाएगी। लेकिन लालच में अगर तुमने जिन ऑप्शंस पे श्योर नहीं हो उस पे मार्क किया, भाई सीधा -2 जाना है। इट्स बेटर टू हैव 1 मार्क रादर देन हैविंग -2, ठीक है। कंप्लीटली अनश्योर हो छोड़ दो, ठीक है, बाकी जगहों पर स्कोर कर लेना। हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है ये जरूरी नहीं है, ये दिमाग में रखो, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, ऐसा कहीं नहीं लिखा 100% मार्क्स लाना है, ये सब नहीं लिखा है भाई। जितना अपना टारगेट है, जितनी रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से करेंगे। इस केस में कोई गेस वर्क नहीं चाहिए, 1 और मोर देन 1 में कोई गेस वर्क नहीं करोगे, तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखना, ठीक है। क्वेश्चंस अप्रोच करने का एक और तरीका बता दे रहा हूं। आप क्वेश्चंस को 3 कैटेगरीज में बांटो। क्वेश्चन नंबर 1 जो आता है, जिसको हमने पढ़ा है, बहुत अच्छे से आता है, हम कॉन्फिडेंस है इस सवाल को अच्छे से सॉल्व कर देंगे, उनको अटेम्प्ट करो, उनके आंसर्स आ गए मार्क करो। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस जिनका आपने पढ़ा, डेटा एक्सट्रैक्ट किया एंड यू थिंक कि भाई ये फॉर्मूला ना हल्का फुल्का याद आ रहा है, 100% श्योर तो नहीं हूं बट कुछ तो कर पाऊंगा, अगर ऐसा है मार्क इट फॉर रिव्यू एंड देन मूव फॉरवर्ड। भाई वो जो नंबर पैलेट है ना उसमें नीला रंग हो जाएगा, अलग रंग का आएगा, वो जो सॉल्व किया वो हरे का, जो रिव्यू किया ब्लू का। जिनको नहीं आता है, जो टफ है, जिसके बारे में तुम्हें कोई आइडिया नहीं है, सीधा अनअटेम्प्टेड करके आगे बढ़ो। जब वो 45 मिनट 1 घंटा करने के बाद आधा घंटा बचा है ना, उस आधे घंटे में ये रिव्यू वाले क्वेश्चंस करो, कुछ हो गए मार्क्स बढ़ गया। अगर रिव्यू वाले क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए, अब अनअटेम्प्टेड वालों पे टाइम दो, भाई एक भी सवाल हो गया ना वो अनअटेम्प्टेड वाले में से, बोनस मार्क्स हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। तो इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखना है, इन स्ट्रैटेजीज को, मेथड्स को वहाँ पे ज़रूर ध्यान में रखना है। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, पैनिक मत करना, क्योंकि ज़्यादा मिस्टेक्स इसी चक्कर में होती हैं। भाई आराम से स्कोर कर लोगे, जो रिक्वायर्ड है आराम से स्कोर कर लोगे, 180 के ऊपर आ रहे हैं, CSE मिल जाएगी, ठीक है, किसी ना किसी IIT में मिल जाएगी, अनलेस पेपर इज़ वेरी इजी। और अगर टफ हो गया तो भाई वो मार्क्स जो हैं वो और नीचे चले जाएंगे, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, बी कॉन्फिडेंट और बहुत अच्छे से एग्जाम देके आना। सी यू सून।